हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास का मैराथन देखने वाले हैं। इसके पहले सभी मैराथन आपकी लगभग हो चुकी है। इंडियन ज्योग्राफी की सिर्फ बची है, उसकी मैराथन भी कल आ जाएगी। देखिए, थोड़ा मुझे फीवर और कोल्ड था, इसकी वजह से कल आपकी वीडियो मैराथन नहीं आ सकी। मैं ट्राई कर रहा था, मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया भी, लेकिन 20 मिनट के बाद मेरी हालत नहीं थी बोलने लायक, इसलिए वीडियो वहीं पॉज कर दिया था मैंने। और आज फिर से शुरू से वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा दवा खाया हूँ, थोड़ी तबीयत राहत लग रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मन करता है ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। थोड़ी आवाज़ में भले ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन समझाने में कोई समस्या नहीं है मुझे। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है। अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हम लोग अपना जो सेशन किए हैं मैराथन का, सीधी बात नो बकवास, और इसी में आज हम लोग मैराथन में प्राचीन इतिहास पूरा जो है शुरू से अंत तक देखेंगे। इसमें जो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। प्राचीन इतिहास में आपका जो भी आपके यूपी ट्रिपल पेट में सिलेबस में है, अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी करते हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज इस वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बाद हम वैदिक काल देखेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर हम आपका मौर्य वंश देखेंगे, गुप्त वंश देखेंगे, फिर गुप्तोत्तर में भी देखेंगे। ऐसे करके हम आज अंत तक आपको पूरा राजपूत वंश वगैरह सब कुछ क्लियर कर देंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से, आपके सिलेबस में है पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके जो अन्य नाम हैं वो हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, और सैंधव सभ्यता। सैंधव का मतलब होता है घोड़ा। इसी काल में जो है घोड़े के साक्ष्य मिले, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और ये प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। इसका जो समय है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति होता है, उसी के माध्यम से जो है सर्वाधिक मान्य समय निकाला जाता है। और इस प्रकार से C14 के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी का समय है। बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है आपकी, वो भारत में कहाँ कहाँ विस्तारित है, कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर में बात करते हैं। देखिए, इधर नक्शा जो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर आपका उत्तर है, नॉर्थ, नीचे दक्षिण है, साउथ, और इधर आपका जो है आपका ईस्ट है, पूर्व है, और इधर आपका वेस्ट है, पश्चिम है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है ये वाला नक्शा देखिए, आपके उत्तर में मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पर है, और दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी किनारे है। देखिए, कोई भी जो सभ्यता होती है वो नदियों के किनारे बसती है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता कहें, नील नदी के किनारे है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहें, या फिर सिंधु सभ्यता कहें। तो इस प्रकार से जो सभ्यताओं का विकास होता है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही होता है। बात कर लेते हैं कि पूरब में, तो पूरब में आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ में हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर एक जगह है, वहाँ इसका विस्तार है। और पश्चिम में बात करते हैं तो बलूचिस्तान में सुतकंगडोर एक स्थान है, और ये जो है दास्त नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो इसका मैप है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि एक त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका आकार त्रिभुजाकार है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें जो है क्लियर हो रही हैं। बात करते हैं, कुछ विद्वान थे, उनका मानना था कि सिंधु घाटी का सभ्यता कब से कब तक था। उसमें सर जॉन मार्शल थे, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में इन्हीं के निर्देशन में हुई थी, और 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इनका मानना है। अर्नस्ट मैके का बहुत पूछा जाता है, तो 2800 से 2500 ईसा पूर्व ये मानते हैं। बाकी माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700, जी से गैड 2350 से 1750 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारित समय करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल हैं, और जो उसमें इंपॉर्टेंट स्थल है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, उन स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल के जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इन्हीं के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। और ये आपका इस समय वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा है, और ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता आपका रावी नदी के तट पर अवस्थित है। बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमारे जो प्राप्त अवशेष हैं वहाँ से क्या क्या मिले थे। आपका कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान वो भी जो है उसका नाम समाधि R37 था। बर्तन पर मछुआरे के चित्र आपका मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा, ठीक है। अन्नागार मिला है। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा और शंख का बना बैल, ये सब आपके कहाँ से मिले हैं? ये सब मिले हैं आपके हड़प्पा सभ्यता से। दूसरा आपका बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की पिक्चर भी आपकी आई थी, तो सेम यही स्टोरी उसमें थी कि मोहनजोदाड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और ये जो वर्तमान में है वो लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी मोहनजोदड़ो इस समय है, भारत में नहीं है मौजूदा समय में। लेकिन जब खोज हुई थी तब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब वो जो है ब्रिटिश भारत में था। और इसका जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त अवशेष हमें मिले हैं वो है महाविद्यालय भवन, बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति,
कांसे की नर्तकी, बहुत पूछा जाता है कांसे की नर्तकी हमें कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा, देखिए सूती कपड़ा मिलने का मतलब कपास की खेती कहीं ना कहीं हमारी होती रही होगी सिंधु सभ्यता में, इसलिए सूती कपड़ा भी हमको साक्ष्य मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपति और सबसे बड़ी ईंट भी हमको जो है, ईंट का मतलब नगरीय सभ्यता थी, इससे साबित होता है कि यहाँ नगर बने थे और एक सुसज्जित तरीके से लोग यहाँ के लोग रहते थे। तो हमें जो है मोहनजोदड़ो से ईंट भी मिला है। बात करते हैं चन्हूदड़ो से। देखिए चन्हूदड़ो की खोज जो है 1931 में, और इसको जो खोजने वाले थे वो MG मजूमदार थे, और इसकी खुदाई अर्नस्ट मैके ने कराया था 1935 में। और चन्हूदड़ो से जो प्राप्त अवशेष हमको मिले हैं वो थे मुहर बनाना, भार माप के बटखरे, मनका बनाने के कारखाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि मनका बनाने का कारखाना हमें कहाँ से प्राप्त हुआ इसका अवशेष, तो चन्हूदड़ो से। खिलौना, अलंकृत हाथी, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट और बिल्ली के पीछे कुत्ते का पदचिन्ह, ये भी हमको चन्हूदड़ो से मिला है कि बिल्ली का कोई कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहे हैं, उसके पदचिन्ह हमको चन्हूदड़ो से मिला है। बात कर लेते हैं लोथल से। लोथल जो इस समय आपका गुजरात में है, इसकी खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने किया था, और ये भोगवा नदी के तट पर है। लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है, और ये जो इसकी अवस्थिति है वो गुजरात के सागर तट के किनारे है। लोथल से जो हमको प्राप्त अवशेष हैं गोदीवाड़ा, ठीक है, बंदरगाह, देखिए इसका मतलब होता है बंदरगाह लोथल से मिले, इसका मतलब जो हम व्यापार करते थे पश्चिमी देशों में, ठीक है, ये बंदरगाह के माध्यम से करते थे, इसका साक्ष्य लोथल से मिला है। धान या चावल के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं, और बाजरे का साक्ष्य जो है, चावल के कई जगह से साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डीवा हो गया, लेकिन जो है यहाँ से भी आपका धान या चावल का साक्ष्य मिला है। बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्ति, और 3 युगल समाधियाँ, जो 3 युगल एक ही साथ 3 शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी हमको लोथल से प्राप्त हुई है। बात कर लेते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा मतलब ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ, इसका मतलब होता है कालीबंगा के नाम पे ही जो है इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था, और ये जो है उस समय गंगानगर जिले में, लेकिन इस समय वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है कालीबंगा, और ये घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, और कालीबंगा से जो हमको अवशेष प्राप्त हुए उसमें जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, काली चूड़ियाँ, वही ब्लैक बैंगल्स, मिट्टी के भवन निर्माण और हवन कुंड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको कालीबंगा से अवशेष मिले हैं। बात करते हैं राखी गढ़ी। ये भारत में अवस्थित ही भारत का सबसे बड़ा जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, वो राखी गढ़ी है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने किया था, और ये घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में है। ये राखी गढ़ी साइट हरियाणा में है, और भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल जो है राखी गढ़ी है। अगला है आलमगीरपुर और हुलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इसको लिया गया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। आलमगीरपुर की खोज 1958 में एगदत्त शर्मा के माध्यम से हुआ था, और ये हिंड नदी के तट पर है, ये मौजूदा मेरठ जिले में है। हुलास ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता से हम लोग प्रमुख फैक्ट, इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट, इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पर आ जाएंगे। यहाँ से आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ से इस टॉपिक से नहीं बनेंगे। समकालीन सभ्यता, जैसे देखिए पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, मान लो उसमें से कोई आपको एक ऑप्शन सही रहेगा, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, ये सब जो आपकी समकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। मेसोपोटामिया का जो सभ्यता का विकास वो इराक में हुआ है, मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में, और जो मिस्र की सभ्यता है वो अफ्रीका में है। जैसा आप सबको पता होगा कि नील नदी का वरदान जो है वो मिस्र को कहा जाता है। और आगे है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा जो धातु प्रयोग किया गया था वो तांबा था, इसीलिए ताम्र पाषाण, जब एंशियंट में सिंधु घाटी सभ्यता से आप पहले पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, तो उसमें ताम्र ऐतिहासिक काल होता है कि ताम्र पाषाणी काल, मतलब तांबे और पत्थर का इस्तेमाल पहले होता था। तो पहले धातु जो मानव ने प्रयोग किया तांबा। उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती थी, ठीक है, दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएँ से बाएँ की ओर थी। और इसके और महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो बनावली, धौलावीरा जो गुजरात में है, ये यूनेस्को साइट में आ गया है धौलावीरा, और भारत में कुल जो विश्व विरासत में 40 स्थल हो गए हैं इसको लेकर। रंगपुर, सुरकोटदा, रोपण, मांडा, ये सब आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो अब बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता आपका दूसरा सिलेबस में दिया हुआ दूसरा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में। वैदिक शब्द का जो बनावट है वो वेद से हुआ है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता को मानने वाले आर्य लोग थे, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हमने जैसा कि ऊपर देखा अभी
कि हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरीकरण वहाँ था, लेकिन वैदिक सभ्यता आगे चलकर ये ग्रामीण सभ्यता कहलाती है और इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता को आप दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका जो होता है वो होता है पूर्व वैदिक काल, जिसमें आपका ऋग वैदिक काल होता है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें आपका बाकी और वेद होते हैं ऋग वैदिक के अलावा। ऋग वैदिक काल, इसमें देखिए पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसमें पशु का आपस में लेन देन होता था। किसी के शादी विवाह में जो है ये पशुओं का जो सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु मानी जाती थी वो गाय, इसमें पशुओं में भी, और गाय को ऋग वैदिक काल में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अघन्या मतलब जिसे मारा ना जा सके, इसलिए आज भी जो है गाय को हम लोग गाय माता कहते हैं और गाय को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। और वैदिक काल का अगर कुल बात करें, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को मिलाकर, तो 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका विभाजन था। अब बात कर लेते हैं कि वेद आपके 4 थे और वेदांग आपके 6 थे। वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद था, लेकिन वेद त्रयी जो है सिर्फ 3 वेदों को कहा जाता था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता, तो अथर्ववेद को। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आपके वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक प्राचीन वेद, सीधा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है, तो वो ऋग्वेद है। चलिए आगे बात करते हैं कि कुछ जो चारों आपके वेद हैं उनमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब वेद एक साइड है, एक साइड ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई है। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम लोग ऐतरेय या कौपितकी ब्राह्मण कहते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम लोग शतपथ ब्राह्मण या फिर जो है तैत्रीय ब्राह्मण के नाम से कहते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम लोग पंचविश ब्राह्मण और इसे ही तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको हम लोग गोपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में आपके प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए, जो भारत में जो आर्य आए थे, और कुछ भारत के विद्वानों का मानना है कि आर्य कहाँ से आए थे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैक्स मूलर वाला बहुत पूछता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो आगमन भारत में हुआ था वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य जो आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे। ठीक है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक आप जो है भारती हैं दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना की थे, इनका मानना है कि आर्य जो है तिब्बत से आए थे। तो ये 3 आप जो है 3 को ही पढ़ना है। बात कर लेते हैं अब शुरू से एक एक वेद को पढ़ते हैं, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट जो है ऋग वैदिक काल। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। लेकिन जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं उसमें कुछ मंडल आपके इंपॉर्टेंट हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट में तीसरा मंडल है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो महर्षि विश्वामित्र थे, और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था तीसरे मंडल में ऋग्वेद के। और जो ये गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, वो सविता देव को समर्पित है। सविता का मतलब सूर्य, तो जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। बात करते हैं 7वां मंडल। देखिए, 7वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। ये 10 राग का मतलब 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, और उसमें राजा सुदास की विजय हुई थी, और ये युद्ध पौरसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। बात करते हैं 9वां मंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में जो है सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित किया गया है, सोम देवता को। और 10वां मंडल जो आपका है ये अनेक ऋषियों द्वारा लिखा गया है, और इसमें वर्ण व्यवस्था की बात की गई है कि जो आपके 4 वर्ण है व्यवस्था है उसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। जो ऋग वैदिक काल आपका था वो पितृ सत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी उचित सम्मान इसमें दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को जो है उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। ये पितृ सत्तात्मक था भले ही, लेकिन महिलाओं को पूरा जो है सम्मान मिलता था ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में जो परिवार का ढांचा होता था वो संयुक्त परिवार होता था, और जो विवाह की पद्धति थी उसमें एक पत्नियां हुआ करती थी, कोई 2 शादी नहीं करता था ऋग वैदिक काल में। जो वर्ण व्यवस्था था इसका वर्णन जो है पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में किया गया है। पुरुष सूक्त बहुत बार एग्जाम में आता है कि 10वें मंडल में किसका वर्णन है, तो पुरुष सूक्त में जो है विराट पुरुष की कल्पना की गई है, और उसमें जो है 4 जो है वंश बताए गए हैं। वो कौन कौन से 4 कुल बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो ब्राह्मण जो है ऐसा मानना है कि वो जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकलते हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र जो है उनके पैर से। ये जो है विराट पुरुष की कल्पना की गई है। और जो पहले ऋग वैदिक काल में जो है ये कर्म के आधार पे होता था। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण जो है अगर वो
पंडिताई का कार्य कर रहे हैं या पढ़ने का कार्य कर रहे हैं उनका लड़का ही पढ़ेगा कर्म के आधार पर, ठीक है। और क्षत्रिय है तो युद्ध वगैरह में भाग लेते थे, तो इस प्रकार से जो है उनका बंटवारा कर्म के आधार पर होता था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग वैदिक काल में जो वंशों का बंटवारा था किस आधार पर, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर था। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कि ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी और उनको शिक्षा की भी अनुमति थी, ठीक है। लड़कियों का उपनयन संस्कार भी होता था, विधवा विवाह भी होता था। मान लीजिए किसी स्त्री की शादी हुई और उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला की पुनर्विवाह या विधवा विवाह भी होता था। बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन ऋग वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वेद में वर्णित स्त्रियां जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो औरतें थी, महिलाएं थी ऋग वैदिक काल में, उसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, इन सब का नाम आता है। अविवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता था ऋग वैदिक काल में, जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसको अमाजू बोला जाता था। और दास प्रथा यहाँ प्रचलित थी लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर नहीं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में इतने रूल रेगुलेशन फॉलो होते थे दास प्रथा में, लेकिन ये जो ऋग वैदिक काल थी उसमें इतना कठोर नहीं था। लेकिन हाँ, दास प्रथा था ऋग वैदिक काल में। नियोग प्रथा का प्रचलन था। देखिए, नियोग का मतलब होता है कि जब मान लीजिए किसी पत्नी का उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो अपने देवर से शादी कर लेती थी, जैसा कि आज भी अपने समाज में होता है नियोग प्रथा। तो वही अगर मान लीजिए कोई महिला है, उनके पति की डेथ हो जाती है तो वो अपने देवर से शादी कर लेती हैं। द्विवर माने दूसरा वर, जो पति का भाई होता था उससे। विवाह जो होते थे दो प्रकार से होते थे ऋग वैदिक काल में, अनुलोम विवाह और उसका उल्टा होता था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी। वहीं बात करते हैं प्रतिलोम विवाह में तो निम्न वर्ण का पुरुष होता था और उच्च वर्ण की स्त्री होती थी। ऋग वैदिक काल में जो पवित्र पशु था वो गाय था, ठीक है, जिसको अगन्य कहा गया है। अगन्य मतलब जिसे मारा ना जा सके, मारा ना जाए, उसकी रक्षा की जाए। और यहाँ इसका प्रिय पशु होता था ऋग वैदिक काल में घोड़ा, ठीक है। घोड़े का साथ तो हमें सिंधु सभ्यता में मिला था, लेकिन उसके बाद भी घोड़ा ठीक ठाक बढ़िया हो गया था और प्रिय पशु के रूप में आके जाना गया ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से अपरिचित थे। यहाँ पर कोई किसी प्रकार के आयरन, लोहे इस प्रकार की खोज नहीं थी, लेकिन आगे चलकर जब ऋग वैदिक काल का पीरियड खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल आता है, तो वहाँ एक लोहे की जो है खोज होती है और जिससे कि कृषि को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन दोनों को महत्वपूर्ण देते हैं, लेकिन वहीं ऋग वैदिक काल में हम सिर्फ जो है पशुपालन को महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि तब लोहे की खोज नहीं थी और जब लोहा नहीं था तो कल्टीवेटर नहीं था, खेत की जुताई कैसे होती, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें हमने लोहे का खोज किया, हमें लोहे का ज्ञान हुआ और जिससे कृषि में क्रांति आई और हम लोग कृषि पे आगे चलकर बल दिए। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था, बिल्कुल सही बात है। ऋग वैदिक में सर्वाधिक सूक्त जो है, जो सूक्तियाँ हैं 1028, उसमें सर्वाधिक ऋग वैदिक काल में 250 बार जो इंद्र को समर्पित किया गया है 250 सूक्तियाँ, और अग्नि को 200 बार सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। ऋग वैदिक काल में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, यमुना का उल्लेख सिर्फ 3 बार हुआ है और सबसे ज़्यादा जो उल्लेख नदी का है, ठीक है, ऋग वैदिक काल में वो है सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी है ऋग वैदिक काल की वो है सरस्वती नदी। अब बात कर लेते हैं कि ऋग वैदिक काल का जो प्रशासन था वो कैसे चलता था। देखिए, आपका जो कुल होता था वो सबसे छोटा, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र होता था, ठीक है। इसके कुल के जो प्रमुख को हम लोग कुलप बोलते थे, ग्राम के जो प्रमुख को, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, विश्व के विश्वपति, जन के प्रमुख को पुरोहित और राष्ट्र के प्रमुख को राजा बोलते थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व के प्रमुख को क्या बोला जाता था, विश्वपति, ठीक है। 2 प्रकार की बैठक का प्रचलन था ऋग वैदिक काल में, एक को सभा और एक को समिति। आगे चलकर अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। तो सभा और समिति आपका स्त्रीलिंग है, हिंदी में भी आप लोग जान लीजिए। जो सभा आपका होता था वो जो है श्रेष्ठ लोगों की बैठक होती थी, उसमें जो है श्रेष्ठ लोग बैठते थे, और समिति जो होती थी वो सामान्य लोगों की सभा थी, मतलब जनरल लोग उसमें बैठते थे, कोई भी आके बैठ जाता था। लेकिन जो सभा होती थी वो सामान्य श्रेष्ठ लोगों की बैठक उसमें होती थी। बात करते हैं कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गई, कहाँ पर, किस वेद में, तो अथर्ववेद में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों की कुल संख्या 18 होती है और सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन। उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषद आपके दर्शन पर आधारित है। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सत्यमेव जयते जो आपका है, सत्य की ही विजय होती है, सत्य का ही जीत होता है, जो आपका शब्द है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। यम और नचिकेता का संवाद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का संवाद ये कठोपनिषद में है, ठीक है।
मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, लेकिन कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। वैदिक काल में संस्कारों की संख्या 16 है। जैसे आज के समय में 13 होता है, तो इसलिए त्रयोदशी या 13 ही बोलते हैं, 13वीं बोलते हैं। तो वैदिक काल में कुल 16 संस्कार होते थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक। बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियाँ और उनके वर्तमान नाम जो परिवर्तित करके उनका नाम क्या कर दिया गया है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सतुद्री का नाम सतलज, पौरुषणी नदी जो दसरा युद्ध हुआ था ये रावी नदी हो गई है, अब के समय में इसको रावी नदी बोलते हैं। कुभा ये काबुल में है, एक को काबुल नदी। वितस्ता को झेलम, अस्किनी को चिनाब, बिपाशा को ब्यास बोलते हैं, और गोमती को, ये लखनऊ वाली गोमती नहीं दूसरी गोमती है, गोमती को गोमल बोलते हैं। कुमरू को कुर्रम, सदा नीरा गंडक, जो आज आपकी गंडक नदी है जो नेपाल से आती है, बिहार की साइड जाती है गंडक नदी, इसको हम सदा नीरा के नाम से जानते थे पहले, और यही जो आपका गंडक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियाँ थी। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आप देखिए कहाँ से पूछेगा कोई भरोसा नहीं, 5 ही क्वेश्चन आपको आने हैं पेट में, और एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। तो मैं तीनों वीडियो आज शाम तक अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो मोटिवेशन दिया है, मुझे जो एक उठाया है कि सर आप मतलब वीडियो लाइए, टाइम नहीं बचा है, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं करना है अब, क्योंकि मैंने कहा था जो वादा किया है मैं आपको पूरा वादा पूरा करके दिखाऊंगा। और 70 नंबर जो मैंने बोला है कि पेट के लिए पूरा 70 नंबर, और जब पेपर हो जाएगा ना दोस्तों, तो मैं जैसे जिस प्रकार से मेरे सब कट ऑफ सही हुए अभी तक, जितने कट ऑफ मैंने बताए हैं, उसी प्रकार ये पेपर भी क्वेश्चन आएगा। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि कुमार गौरव सर एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर उत्कर्ष चैनल पर पढ़ाते हैं, और इस समय वो सेशन लिए हैं पेट के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस, और शाम को माँ बापू श्री नाम से वो क्लासेस चला रहे हैं। उनकी 3 क्लासेज आ चुकी हैं, और मैंने तीनों क्लासेस जो है बच्चों के कहने पर देखा। सर सब बच्चे कह रहे थे सर बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, तो मैंने जाकर क्लास के देखा, रिव्यू किया, और उन्होंने वाकई बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। लेकिन आप एक बार नोट कीजिएगा कि जो मैंने मैराथन लिया है, साइंस की मैराथन, जो उनकी कल वीडियो आई थी 45 मिनट की साइंस वाली मैराथन, उसमें टोटल एक भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो मैंने छोड़ दिया हो आपको मैराथन में आधा घंटे की, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मैराथन लिया है। इसके पहले उन्होंने जो मिक्स क्लासेस लिया था, ठीक है, उसमें आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, तो आप जाकर मिला लीजिएगा मेरी मैराथन से और कुमार सर की क्लासेस से, ठीक है। वो तो बहुत बड़े टीचर, उनकी तो तुलना ही नहीं करना, किसी टीचर की तुलना नहीं की जा सकती दोस्तों। लेकिन मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप मेरी यूट्यूब पे जो मैराथन क्लासेस है वो आप देख के जाइएगा, और कुमार सर की क्लासेस लीजिएगा उत्कर्ष पर, तो आपको अंदाजा लग जाएगा मैंने क्या कंटेंट पढ़ाया है, और कुमार सर जो रिवाइज करा रहे हैं कितना अच्छा वो भी करा रहे हैं। और सेम कंटेंट आपको एक भी प्रश्न मेरे मैराथन से वो सर का जो है बाहर नहीं पढ़ाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा सर कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया है, देखिए किताब एक ही होती है, सब लोग उसी किताब में से क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कहीं से कोई अगर गौतम बुद्ध थे तो उनका नाम राम सिंह नहीं हो जाएगा, गौतम बुद्ध ही रहेगा, तो सब लोग वही पढ़ाएंगे। लेकिन जो है मेरा कहने का मतलब है जो मैं कंटेंट दे दिया हूँ वो रामबाण है एकदम, आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, 99% गारंटी ली जा सकती है। तो अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म। आप लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैराथन वाली क्लास की, पूरी जाकर तुरंत देखिएगा। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और इनके अन्य नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और जो इनका जन्म स्थान है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, और इनके पिता जो है साकेगढ़ के प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम माया देवी, ये कोलीव राजवंश की कन्या थी, और इनका लालन पालन जो हुआ था वो प्रजापति गौतमी की थी, इनकी मौसी थी, और बाद में चलकर पहली महिला शिष्या भी इनकी बनती हैं प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के एक ही पुत्र थे राहुल, इनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपको सिलेबस में दिया है, तो एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, तो इससे आप भाग नहीं सकते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी राजमहल से बाहर निकले, क्योंकि वो राजा के लड़के थे, बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा जिससे वो प्रभावित हुए। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? एक तो वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा, और एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो है बीमार था, और तीसरी चीज़ जो उन्होंने देखी, मृतक, एक लाश देखा कि 4 लोग कंधे पर किसी व्यक्ति को ले सफ़ेद कपड़ों में ले जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक प्रसन्नचित्त सन्यासी, कि एक जो सन्यासी था वो बहुत खुश था। तो ये 4 जो है दृश्य देखकर गौतम बुद्ध वहीं से प्रभावित हो जाते हैं, और जो है घर त्यागने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद इनके घोड़े का नाम था जिससे गए थे, घोड़े का नाम कंठक था, और इनके सारथी का नाम जो घोड़ा चलाता है उसका नाम चन्ना था। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध की आयु महज 29 वर्ष की थी, और जब इन्होंने घर त्याग दिया तो इस क्रिया को घर त्यागना नहीं, बौद्धों में इसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध के घर त्यागने की क्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और 35 वर्ष, ये 29 साल में घर त्याग दिए और 6 वर्ष कठिन तपस्या किए, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, ठीक है।
पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, और पीपल का वृक्ष यही बोध वृक्ष भी होता है, तो बोध वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया बिहार में 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। और गौतम बुद्ध के जो अन्य नाम थे उसमें तथागत उनको कहा जाता है, और शाक्य मुनि भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया, वाराणसी जो आज के समय में बनारस है, ठीक है। और बौद्धों में उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, तो गौतम बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला उपदेश था सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री तो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, जो इनका लालन पालन बचपन में की थी, तो ये बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो देवदत्त था, ये बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। पहले शिष्य बन गया था इनका, गौतम बुद्ध का शिष्य था, लेकिन बाद में चलकर ये इसने लालच से इनका विरोधी भी जो हो गया कि अब मुझे लोग चाहें ऐसा करें। तो आपने कहानी वगैरह पढ़ी होगी कि बचपन में देवदत्त और गौतम बुद्ध घूमने जाते हैं, लेकिन देवदत्त ने जो एक कबूतर को, एक पक्षी को मार देता है बाण से, और वो घायल हो जाता है, और गौतम बुद्ध उसको बचा लेते हैं। फिर जो है गौतम बुद्ध कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसी को लेकर दोनों में विवाद चलता है। तो यही गौतम बुद्ध और देवदत्त दोनों चचेरे भाई थे, यही बाद में चलकर जो है इनका दुश्मन भी बन जाता है। बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, ठीक है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक जो है कमल एवं साण है। उन्होंने जब गृह त्याग दिया तो इसको मतलब घोड़ा, तो घोड़ा से गए थे गृह त्याग, तो घोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मोक्ष प्राप्त हुआ, मर गए, तो इसको जो है पद चिन्ह में एक दर्शाया गया है। और इनकी जो मृत्यु के बाद जो स्तूप है, इनका जो मृत्यु का चिन्ह है वो है स्तूप है। जैसा कि अशोक ने सांची का स्तूप, बहुत सारे स्तूप बने हैं, तो स्तूप का मतलब इनकी जो राख थी इसको थोड़ा थोड़ा जो है हर स्तूप के नीचे ले जाकर बनाया गया है। बात कर लेते हैं कि जो बौद्ध महासभाएं हुई थी, इनके मरने के बाद गौतम बुद्ध के 4 जो है बौद्ध सभाएं की गई, वो चारों बौद्ध सभाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी वो 483 ईसा में। सन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, बस आपको इतना याद रखना है कि जो है वो कहाँ हुआ था और किस राजा के शासनकाल में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो प्रथम जो बौद्ध सभा था वो राजगृह में हुआ था और राजा उस समय अजातशत्रु थे, ठीक है। और उसके अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और इसके राजा उस समय कालाशोक थे और सुबुकामी इसके अध्यक्ष रहे थे उस संगीत के। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्रा में हुआ, उस समय राजा अशोक थे और उसके संगीत के अध्यक्ष जो थे तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलीपुत्र या मोगलीपुत्र। चौथा बौद्ध संगीत ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, क्योंकि कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, कनिष्क राजा था उस समय, और उसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष भी बहुत बार पूछ लिया जाता है अश्वघोष। ये बौद्ध संगीतियाँ थी। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुए थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ था, ठीक है, कौशल राज्य में। और गौतम बुद्ध की जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो वैशाली में थी। उन्होंने जब मरने से पहले जो वर्षा ऋतु बिताया था वो वैशाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो होती है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जिसको पहले कुशीनारा बोला जाता था, ठीक है। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की। और जब ये मरे, ठीक है, तो उस समय जो कुशीनारा थी वो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। और मरने की क्रिया को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो हमने तीन चीज़ें इनके बारे में देखा कि इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और फिर जब ये घर त्याग दिए, महाविनिष्क्रमण, जब पहला उपदेश दिए तो ये धर्म चक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु होती है मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो इनको जो है महापरिनिर्वाण। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, वो कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। ये जो है 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में माने जाते हैं कि दुख का कारण, दुख निरोध, इसके दूर करने के उपाय क्या हैं और इस प्रकार से क्या क्या काम किए जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जो उसको हम त्रिपिटक नाम से जानते हैं। और त्रिपिटक में मतलब 3 पिटारे हैं, उसमें पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। अब इसके बारे में, इसके अंतर्गत क्या आता है आपको ये नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, पीसीएस में हो जाएगा। तो त्रिपिटक आप लोग याद रखना, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक नाम से आता है, जिसमें 3 पार्ट है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। कुछ बौद्ध धर्म में रचनाएं थी, जैसे मिलिंदपनहो, ठीक है, इसकी रचना नागसेन ने किया है और इसमें जो है मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद हुआ है।
बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है, वही अश्वघोष जो चौथे बौद्ध संगीत का अध्यक्ष रहा है कश्मीर कुंडल वन में। बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज कहा गया है, ठीक कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। एक बौद्ध धर्म की ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो आपके 16 महाजनपद हैं, ठीक है। ये आपका अंगुत्तर निकाय से ही पता चलता है कि बौद्ध धर्म में उस टाइम 16 महाजनपद थे। और चौथे बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में ये विभाजन हो गया था, ठीक है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। कुषाण काल के समय जो राजा था वो कनिष्क था, बहुत प्रतापी शासक था उस समय कुषाणों में, और उस टाइम स्वर्ण सिक्के भी बहुत ज़्यादा शुद्ध मात्रा में चलाए गए थे, ज़्यादा और शुद्ध अच्छे सिक्के। नागार्जुन जो था कनिष्क के दरबार में था। नागार्जुन जो कवि थे ये कनिष्क के दरबार में थे, और नागार्जुन की तुलना जो है मार्टिन लूथर से की जाती है। तो ये सारे जो फैक्ट हमने देखा बौद्ध धर्म में। अब बात कर लेते हैं हम लोग जैन धर्म की। एक एक चीज़ों को हम लोग जैन धर्म में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, और ये प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, लेकिन आपको पढ़ना है 24वें तीर्थंकर। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, और आखिरी 24वें थे महावीर स्वामी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हीं के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है जैन धर्म में, ठीक है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं आपको 599 ईसा पूर्व मिल जाएगा। अगर जो भी ऑप्शन में आपको दिखे आप एक टिक कर सकते हैं। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता जो है त्रिशला और ये लिच्छवी राजा जो है चेटक की बहन थी, त्रिशला देवी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, ठीक है। और इनके जो प्रियदर्शनी के जो पति थे उनका नाम जमाली, मतलब जो महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। यही दोनों उनके पहले शिष्य बने थे। मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। बहुत बार इनकी मृत्यु पूछा जाता कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन ये इन्हीं से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए निकले थे। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य हुए जमाली इनके दामाद थे, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति की थी। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इनको कैवल्य कहा गया, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद कैवल्य भी कहा गया। इन्होंने 12 वर्ष कठिन तप किया था, और गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष ही तप किया था। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जिम्बिक गांव में साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल का वृक्ष था उसी के नीचे। और ये नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी। उनको जो है गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, लेकिन महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट के नीचे जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, और ज्ञान प्राप्ति जो है उनको जो है कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन या विजेता कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ये जिन या विजेता कहलाए। और इनकी जो शिक्षा है, महावीर स्वामी की जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में हुई। इसको अर्धमगधी, आपकी जो भाषाएं हैं मगधी, अर्धमगधी, शोरसैनी, ठीक है, अवधी, बुंदेली, तो ये सब जो भाषाएं हैं उसी प्रकार जो है महावीर स्वामी की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा, जो अशोक की मौर्यों में थी, प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि। जैन धर्म में 2 शाखाओं में बढ़ गया था आगे चलकर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है कि श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले। श्वेतांबर में जो था प्रसिद्ध स्थूलभद्र था, ठीक है, और दिगंबर में भद्रबाहु, जो कल्प सूत्र लिखा है भद्रबाहु ने, इसी से जो है जैन धर्म के जो पूरा विश्लेषण मिलता है वो भद्रबाहु जो कल्प सूत्र लिखा है उसी से। जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने देखा था बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे, तो यहाँ पर 5 महाव्रत थे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, मतलब सत्य बोलना, हिंसा ना करना, धन अपरिग्रह ना करना, ठीक है, किसी की मतलब कुछ एकदम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहिंसा को फोकस किया था जैन धर्म में। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं कारण है कि इसका जो विलुप्त होने का वो अहिंसा है। और ब्रह्मचर्य जो 5वां जोड़ा था इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, बाकी 4 जो है पार्श्वनाथ जोड़े थे, ठीक है। तो जैन धर्म इन सब का विलुप्त होने का जो कारण रहा एक कि अहिंसा। इनका मानना था कि अगर आप सांस लेते हैं तो जो बैक्टीरिया जाते हैं सांस के माध्यम से अंदर हमारे, हम उनको भी मार डालते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा कौन कर पाएगा यार, इतना ज़्यादा कोई मतलब ऐसे नहीं रह पाएगा कि कोई सांस ही ना ले। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या घट गई। बात करते हैं जैन तीर्थंकर जो थे उनके नाम और उनके प्रतीक चिन्ह कई बार पूछ लिया जाता है। ऋषभदेव जो पहले थे उनका प्रतीक चिन्ह था बैल, अजितनाथ दूसरे थे इनका हाथी, और जो 22वें थे अरिष्टे नाम उनका प्रतीक चिन्ह था शंख,
और पार्श्वनाथ ये 23वें थे, जो उनका प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग को। पार्श्वनाथ जो ए वाला है अजीतनाथ, और पार्श्वनाथ 23वें सर्प, और महावीर स्वामी चौथे जो है 24वें, इनका सिंह था प्रतीक। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चारों थे, तो आप लोग इसको भी। 2 जैन संगीतियाँ भी हुई हैं, हमने देखा बौद्ध में 4 बौद्ध संगीत, लेकिन जैन में 2 ही हुई हैं। पहला 310 ईसा पूर्व में, ठीक है, स्थूलभद्र उसका अध्यक्ष था और ये पाटिलपुत्र में हुआ था। दूसरा वाला जो था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था, और इसके समय अध्यक्ष जो इसका क्षमा श्रवण था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको ले लिया है, दिखा दिया है। बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के मोक्ष के जो है 3 साधन बताए गए थे। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। जैन धर्म की कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं। मैंने आपको जो है जब जनरल अवेयरनेस वाली क्लास लिया था तो उसमें बता दिया था कि जैन धर्म बौद्ध से संबंधित मूर्तियाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ भी है, जैसे गोमेतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, ये श्रवणबेलगोला में है कर्नाटक में। और मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जो अंतिम दिन है इनके यहीं गुजरते हैं और इनकी मृत्यु यहीं होती है, ठीक है, कर्नाटक में गोमेतेश्वर मूर्ति के पास। और भी जैसे माउंट आबा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने आपको जैनियों के कुछ मंदिर है, आप वो वाली वीडियो जाकर देखेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया इस वीडियो में। जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार के बारे में देखते हैं। कल्पसूत्र भद्रबाहु है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की पूरी जीवनी है। जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उन लोगों का पूरा जीवन परिचय आपको कल्पसूत्र में देखने को मिलेगा। जैन ग्रंथ है। और परिशिष्ट वर्मन, ये हेमचंद्र द्वारा लिखित, ये भी जैन ग्रंथ है। स्याद वाद मंजरी, ये मल्ली सेन ने लिखा है, ये भी जो है जैन ग्रंथ है। जो त्रुटियां हो जाती हैं वीडियो में उसको जो कमेंट में पिन कर दिया जाता है, तो वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट को चेक कर सकते हैं, तब उससे पहले ही कमेंट करें। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म या जो भी आपके शासक थे उस समय, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, और उसके जो उस समय राजा थे उनके बारे में कि किसके दरबार में कौन रहता था। ये भी क्वेश्चन आपके पेट में पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो उसको बात कर लेते हैं। जो हरिसेन था ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है आपका इसी का है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य इनका जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु कौटिल्य थे। चाणक्य जिनको या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे और चौथे बौद्ध संगीत में यही थे। कनिष्क के समय में नागार्जुन भी थे, जिनको मार्टिन लूथर की तुलना की जाती है। और कनिष्क के समय में देखिए कौन कौन था कनिष्क के समय में, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये तीनों जो है। चरक जो थे उन्होंने लिखा है चरक संहिता, और चरक संहिता आपका जो है चिकित्सा से संबंधी है। यही क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछ लिया गया था कि चरक संहिता जो है किससे संबंधित है, तो वो है चिकित्सा से संबंधित है। ये वैद्य थे कनिष्क के समय में। और बात कर लेते हैं हर्षवर्धन। हमने वर्धन वंश अभी आगे पढ़ेंगे, तो उस समय वर्धन वंश में आते हैं बाणभट्ट, जो लिखते हैं हर्षचरित, हर्ष का जीवन परिचय पूरा हर्षचरित में बाणभट्ट लिखते हैं। पृथ्वीराज चौहान इनके समय में चंद्रप्रदायी थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य उपाधि दी गई थी, ठीक है। और उनके समय महाकवि कालिदास थे, इनकी उपाधि महाकवि नाम से भी थी। तो हमने देख लिया शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद वैदिक काल हमने देख लिया, फिर हमने बौद्ध धर्म देखा गौतम बुद्ध को, फिर जैन धर्म में महावीर स्वामी को। हमने पूरा 4 टॉपिक कवर कर लिया है। अब बात करते हैं मौर्य वंश, और मौर्य वंश में स्पेशली हमको पढ़ना है मौर्य महान अशोक को। सम्राट जो अशोक था वो महान था, और उसी को इसमें हमको सिलेबस में दिया गया है। मौर्य वंश में सिर्फ एक शासक को। लेकिन मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल जान लेते हैं कि मौर्य वंश शुरू होने से पहले आपका जो मगध का इतिहास था वो हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश, आप ऐसे ट्रिक में याद कर सकते हैं, हनन, ठीक है, कि इतिहास का हनन हुआ है। कब से शुरू हुआ इतिहास, तो हर्यक वंश, इसका शासक जो था संस्थापक वो बिंबिसार था। नागवंश, फिर नंद वंश, और जो नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद, जो कि प्रतापी शासक था। इसकी बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन जो है घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, कौटिल्य की मदद से उसको हराया, और जो है नींव डाली किसकी, मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी को जो है सेड्रोकोटस या एंड्रोकोटस भी कहा गया है। इसके गुरु जो थे वो कौटिल्य थे, और कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है। जो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म को मानने वाला था। और जो मौर्य वंश के स्रोत हमको मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, अर्थशास्त्र मिलते हैं। जो एक राजनीतिक पुस्तक थी कौटिल्य या चाणक्य की, अर्थशास्त्र, वहीं से जो है मौर्य वंश की बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। और इसी के टाइम में मेगस्थनीज आया था इंडिया में, इसने जो है बहुत कुछ लिखा था मौर्य वंश के बारे में। ये क्वेश्चन इसने इंडिका पुस्तक लिखी, इंडिका, यही पेट में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज। ये कब की वर्णन करती है, तो मौर्य वंश के स्रोतों की वर्णन करती है इंडिका पुस्तक में। और इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्त ने। तो ये मौर्य वंश के महत्वपूर्ण स्रोत थे, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। कब? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। फिर बाद में चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसको खूब हाथी घोड़े दिए थे, ऐसा कुछ मतलब था। 298 ईसा पूर्व में ये श्रवण बेलगोला, क्योंकि जैन धर्म के मानते थे, और वहीं मंदिर में ये जाकर वहीं के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है कर्नाटक में, चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईसा पूर्व में। बात कर लेते हैं, अगला शासक आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद जो शासक बनता है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बनता है। और इसके जो अन्य नाम थे उसमें अमित्रघात, क्योंकि मतलब ये शत्रु विनाशक है, किसी शत्रु को छोड़ता नहीं था बिंदुसार, इसके लिए इसको जो है शास्त्रों में अमित्रघात कहा गया है। इसके बाद बिंदुसार का लड़का जो था वो अशोक, जो बिंदुसार का जो लड़का है अशोक का शासनकाल था 273 ईसा से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। इसके पिता का नाम बिंदुसार था, जो हमने अभी ऊपर देखा, जिसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। इसकी माता का नाम शुभदांगी। इसकी पत्नी जो थी, अशोक की कई पत्नियां थीं, जिसमें असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, करुआकी, ये सब बहुत सारी 5 पत्नियां थी इनकी। तो पुत्र जो है इनके थे कुणाल, महेंद्र, जालौक, तीवर। इनकी पुत्री संगमित्रा और चारुमती, जिसको आगे चलकर जो महेंद्र और संगमित्रा को उन्होंने श्रीलंका जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी आगे भेजा था। इनका राज्याभिषेक होता है 273 ईसा पूर्व में, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश उनका वो बिंदुसार के मरने के बाद वो एक खुशी से राज्याभिषेक नहीं हो पाता, लेकिन इनका फिर से राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में। फिर इनके जो अन्य नाम है अशोक का, उसको देवनाम पी कहा जाता है, और प्रियदर्शी के नाम से भी अशोक को कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, और यहीं से वो पूरा जो है मानो इतना खून खराबा वगैरह देख के और ये बौद्ध धर्म धारण करके एकदम मतलब शांतिपूर्वक वहीं से ये अपना अच्छे काम करने शुरू कर देता है। कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में हुई थी कलिंग युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कलिंग की राजधानी थी तोसली, और कलिंग जो आक्रमण है वो इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। अभी हम लोग आगे चलकर जो इसके 13 शिलालेख हैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अशोक का हृदय यहीं से परिवर्तन होता है और वो जो है बौद्ध धर्म से जुड़कर कुछ अच्छे कार्य करने लगता है, इसीलिए आगे चलकर वो अशोक महान कहलाया। अशोक की कुछ बौद्ध यात्राएं थी, उसने कैसे कैसे यात्रा किया था। वो सबसे पहले बोधगया से यात्रा किया था, जहाँ जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद कुशीनारा, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी उनका जन्मस्थान। कपिलवस्तु उनके जन्मस्थान का जो बड़ा एरिया था कपिलवस्तु। फिर वाराणसी में उन्होंने जहाँ सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और श्रावस्ती में जो अंतिम वर्षा वहाँ बिताई थी श्रावस्ती आसपास। तो इस प्रकार से अशोक ने यात्रा किया था, पहले बोध गया, फिर कुशीनारा, फिर लुम्बिनी और कपिलवस्तु और सारनाथ, और फिर श्रावस्ती गया, ठीक है। लुम्बिनी कब गया था उनके जन्मस्थान पर अशोक? ये 20वें अपने शासन के 20वें वर्ष में गया था ये, और वहाँ जाकर उसने जो है जो कर लगते थे खेती वगैरह पे 1/6 से 1/8 कर दिया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जन्मस्थल था वो लुम्बिनी में था और अशोक जो है बौद्ध धर्म का था, इसलिए जो लुम्बिनी का टैक्स था वो 1/6 से 1/8 कर दिया था अपने शासन के 20वें वर्ष में जाकर। जो अशोक की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और अशोक की लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। तो मैंने शायद कहीं खरोष्टी बोल दिया है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो अशोक की भाषा प्राकृत और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी थी। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जहाँ पर अशोक की लिपि जो है खरोष्टी भी थी। देखिए वो कौन कौन? एक सहबाज गढ़ी और एक मानसेहरा का अभिलेख। जो इसके अशोक के 2 अभिलेख ऐसे हैं जो ब्राह्मी लिपि में ना होकर ये खरोष्टी लिपि में मिले हैं। कौन कौन? सहबाज गढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख, ये खरोष्टी लिपि में। इसका तक्षशिला वाला जो अभिलेख है वो आरमाइक लिपि में है, आरमाइक लिपि में है। अशोक के शिलालेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? वो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो जेम्स प्रिंसप 1837 ईस्वी में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ को मारकर ही आगे चलकर श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ अशोक के शिलालेख थे। इस बार जो पीसीएस के एग्जाम में भी 12वां शिलालेख पूछा गया था, जो कि धर्म से संबंधित था। और प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख में अशोक, ये सब अशोक के शिलालेख है, जितने भी शिलालेख अशोक के 13 शिलालेख, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा शिलालेख में अधिकारियों का 5वें वर्ष का दौरा था। 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति थी। 6वां शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या, जो अधिधम्म पिटक था जिसमें धर्म संघी व्याख्याएं की गई थी, वो 11वां शिलालेख में। और 13वां शिलालेख अंतिम शिलालेख जो था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिलेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अशोक के किस शिलालेख में था। तो बात कर लेते हैं हम लोग कुछ वंश के बारे में, कि जो प्रमुख वंश हैं उनके संस्थापक और उनकी राजधानियों के बारे में। देखिए आपका हर्यक वंश है, जो मैंने आपको बताया था कि मगध का इतिहास जो शुरू होता है बिहार से,
बंगाल से, वो हर्यक वंश होता है। और बिंबिसार, इसका संस्थापक बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार कौन था? वो अशोक का पिता था, वो मौर्य वंश में शासक था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसकी राजधानी राजगिरी। मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का सिमुक था संस्थापक, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में आगे चलकर हर्षवर्धन एक प्रतापी शासक होता है और इसकी राजधानी थानेश्वर। लेकिन हर्षवर्धन क्या करता है? थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को परिवर्तित कर देता है और कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। गाढ़वाल जो है वंश की स्थापना चंद्रदेव ने किया था, इसका जो है राजधानी कन्नौज में थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, इसकी राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट जो वंश था, इसका संस्थापक दंतीदुर्ग था और मानेखेट इसकी राजधानी थी। बात कर लेते हैं कि प्रमुख भारतीय जो शासक थे और उनकी उपाधियां, कि किसको किस उपाधि से जानते थे। जैसा कि हमने देखा था अभी ऊपर चल के, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक के रूप में जानते थे। अशोक को जो हम लोग कहते थे देवनामप्री या प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन के नाम से और कृतांत प्रशु के नाम से इसको जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज, इसने सबसे पहले उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य, हर्षवर्धन को शिलादित्य तथा कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जानते हैं। ये इनके उपनाम हैं, इनकी उपाधियाँ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ भारतीय प्रमुख दर्शन है और उनके संस्थापक के बारे में। इसके बाद तब पढ़ेंगे गुप्त वंश। न्याय दर्शन आपका जो है, इसके संस्थापक महर्षि गौतम है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल हैं। मीमांसा दर्शन इसके संस्थापक महर्षि जैमिनी हैं। योग दर्शन इसके संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं और वैशेषिक दर्शन इसके संस्थापक महर्षि कणाद हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ दर्शन थे, ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश, इसका जो पूरा वंश है 275 से लेकर 550 ईसा पूर्व तक चला था और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और 2075 ईसा पूर्व में 275 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किए थे। जो गुप्त वंश के इतिहास के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हमको कहाँ से मिलते हैं कि कोई गुप्त वंश था, ऐसे इसमें काम हुआ था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। ऋतु संहार जो कालिदास की कुछ रचनाएं, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे और इन्होंने ही गुप्त वंश की जानकारी दी है। कहाँ से? अपने साहित्यिक स्रोत से, जैसे ऋतु संहार इन्होंने लिखा है, कुमार संभव, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बाकी मृच्छ कटिकम जो रचना है शूद्रक की, वहाँ से मिलता है। कामसूत्र एक रचना है वात्सायन की, तो यहाँ से भी हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि एक ऐसा वंश था और जहाँ पर गुप्त वंश को जो है प्राचीन इतिहास का स्वर्णयुग भी कहा गया है। बात कर लेते हैं कि गुप्त काल के पुरातात्विक स्रोत। हमने अभी साहित्यिक स्रोत देखा था, पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। तो पुरातात्विक मतलब जो खुदाई वगैरह में मिलते हैं, तो जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख था, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में इससे जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख, ये जो है एक भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त का इसकी जानकारी मिलती है। जो गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त, और इसी के समय पहली बार हुड़ों का आक्रमण हुआ था। और सिक्के जो इनके थे बहुत सारे, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, बाकी गुफा जो मध्य प्रदेश में, ये सब जो है यहाँ से हमें गुप्त वंश के पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी यात्री भी थे जहाँ से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और यही क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछ लिया गया था मिलान करने के लिए कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, फाह्यान, ह्वेनसांग। लेकिन इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि फाह्यान किसके शासनकाल में आया था और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत पे यात्रा किया था। तो आपको ये क्वेश्चन मिलान में पिछली बार पेट में पूछा गया था। फाह्यान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। और ह्वेनसांग आपको हर्षवर्धन के समय आया था। तो ह्वेन हर्ष हा से ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाह्यान आया था चंद्रगुप्त के समय, द्वितीय के समय विक्रमादित्य के समय, और ह्वेनसांग बाद में चलकर हर्षवर्धन के समय आया। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना था, आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। बात कर लेते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, जो जिसने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त की जो गुप्त वंश की स्थापना किया था, संस्थापक था वो तो श्रीगुप्त था, लेकिन जो इसको वास्तविक संस्थापक जिसको अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश में। गुप्त वंश में चांदी के सर्वप्रथम सिक्के जो चलाए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसको हम लोग उपाधि दिए थे महाराजा धीराज की। गुप्त काल की प्रमुख मंदिरें थी, इसका जिक्र मैंने आपसे किया था जनरल अवेयरनेस वाली क्लास में, क्योंकि आपके सिलेबस में था मंदिरों का निर्माण, तो मैंने वहाँ भी उसकी शैली के बारे में, गुप्त वंश की शैलियाँ बताई थी। तो एक विष्णु मंदिर है तिगवा मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर है भूमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर है नचना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर यूपी में ललितगढ़ में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहा जाता है इसको, ये झांसी से बॉर्डर लगाता है और मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगाता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है।
और शिव मंदिर जो है ये खोह मध्य प्रदेश में है, और भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये भी जो है ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन बहुत बढ़िया मंदिर है कानपुर में, भीतरगांव का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से गुप्तकालीन कुछ मंदिर थे और ये कहाँ अवस्थित थे इसके बारे में हम लोग जान लिए। गुप्त वंश में हमको पढ़ना है समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो समय था वो 335 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। इसकी बात करते हैं उपाधियां। जो समुद्रगुप्त को उपाधियां दी गई थी उसमें कविराज की उपाधि इसको दिया गया था, महादंडनायक की उपाधि और पृथ्वी प्रथम वीर, मतलब पृथ्वी पर जो प्रथम वीर है इसकी उपाधि समुद्रगुप्त को मिला था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का वहाँ से मिलता है, और जिनको हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा है। हरिसेन इसके जो राइटर थे, इन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा था। समुद्रगुप्त के बारे में और बात करते हैं। इसी ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा वादन प्रकार के चित्र अंकित कराए थे। इसके सिक्के पर जो है वीणा वादन प्रकार की जो चित्र अंकित थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा होती थी उसको दिनार, तथा चांदी की जो मुद्रा होती थी उसको हम लोग रूपक कहते थे। रूपक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, याद रखना है इस पॉइंट को। और गुप्तों के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सारे सोने के सिक्के चलवाए, इसीलिए जो है स्वर्ण युग इसको गुप्त काल को, प्राचीन इतिहास का गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। शतरंज का खेल जो ये होता है भारत से इसका उद्भव हुआ, और ये गुप्त काल के दौरान ही शुरू हुआ था शतरंज का खेल। अब आपको जो गुप्त वंश में दूसरा शासक पढ़ना है उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य की उपाधि दिए थे, और इसका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक है। इसके जो अन्य नाम है उसका देवराज और देवगुप्त इसके अन्य नाम थे। इसके बड़े भाई का नाम रामगुप्त था। ठीक है, ये शकों से हार गया था। ठीक है, शकों से जब युद्ध हुआ था तो रामगुप्त हार गया था, और अपनी पत्नी जो है ध्रुवा देवी को शकों को सौंप दिया था। लेकिन बाद में चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर दिया और ध्रुवा देवी को वहाँ से मुक्त करके लाए, और रामगुप्त जो उनकी भाई की पत्नी थी ध्रुवा देवी, फिर उनसे जो है शादी कर ली, और शादी करने से पहले रामगुप्त की जो है हत्या कर देते हैं। जब वो विधवा हो जाती हैं फिर अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं। ये इतिहास है, बहुत अजीबोगरीब इतिहास है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी जो थी वो पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में चलकर उसने उज्जैनी में अपनी राजधानी बसाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ उपाधियाँ थी, इसको जो है सकारी कहते थे। ठीक है, विक्रमादित्य, परम भागवत, शक विजेता, इसने शकों को हराया था और ध्रुवा देवी को छुड़ाकर उससे शादी की थी, इसलिए इसको शक विजेता की उपाधि भी दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। ठीक है, उन 9 रत्नों में कौन कौन थे? कालिदास थे, जिनको महाकवि कहा गया। धन्वंतरी ये चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक चिकित्सक से पेट में पूछा गया था चिकित्सक, तो ये धन्वंतरी थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। छपड़क ये ज्योतिषी थे, हाथ देखने का काम करते थे। अमर सिंह जो है ये कोशकार थे, ये डिक्शनरी वगैरह लिखते थे, जैसे जो आज हम लोग डिक्शनरी लिखते हैं, एक संग्रह करते हैं, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में अमर सिंह का काम कोश तैयार करना था। शंकु ये वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। बेताल भट्ट ये जादूगर, आप लोग बेताल भट्ट की बहुत सारी कहानियां सुने होंगे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बेताल भट्ट जादूगर थे। और घटकरपर जो थे ये कूटनीतिक थे, ये कूटनीति बताते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को। और वराह मिहिर इन्हीं के दरबार में थे, ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और वरुरुचि थे, ये वैयाकरण के थे, यानी व्याकरण के कहते थे वरुरुचि। तो ये 9 लोग, कालिदास जो है इसमें महान थे, महाकवि कालिदास थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में ये लोग शामिल थे। और इम्पॉर्टेंट बात है कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। कुतुब मीनार जो उसके बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली में, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया है। इस पर जंग नहीं लगता है लौह स्तंभ पर। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेख है, हमको प्रमाण होता है कि सती प्रथा यहाँ से शुरू हुआ है, तो वो एरण अभिलेख है। और एरण अभिलेख जो लिखा है वो भानुगुप्त ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। गुप्त काल में नगरीय सभ्यता समाप्त होने लगी थी। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, वैदिक काल सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता, फिर धीरे धीरे चलकर जो है नगरों का पतन होने लगा और ग्रामीण सभ्यता का ज़्यादातर विकास हुआ। बात करते हैं गुप्त वंश की बात। गुप्त उत्तर में वर्धन वंश है। ठीक है, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूत था, और जो है ये पहले गुप्तों का सामंत हुआ करता था। और इसमें आपको पढ़ना है हर्षवर्धन को, वर्धन वंश में स्पेशली आपको टॉपिक में दिया गया है। तो हर्षवर्धन का जो पीरियड था, वो टाइम पीरियड वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन को जो उपाधियाँ दी गई थी इसको महाराजा धीराज की, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था उपाधि महाराजा धीराज की, ये बाद में चलकर हर्षवर्धन ने भी इस उपाधि को धारण किया। इसको चक्रवर्ती, परमेश्वर या फिर शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था हर्षवर्धन को।
हर्षवर्धन के समय ही भारत में ह्वेनसांग आया था, और ह्वेनसांग की जो पुस्तक है सीयू की, वो भारत के उस समय का वर्णन करती है, सीयू की। हर्षवर्धन को चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसका एहोल अभिलेख था, और इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है एक चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय से जो है ये हारा था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का हर 5 वर्ष में जो आयोजन करता था, कहाँ पे? प्रयाग में। ठीक है, हर 5 वर्ष में आयोजन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो पहले थानेश्वर थी, बाद में चलकर उसने कन्नौज कर दिया था। हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि जो हर्षचरित जो लिखे थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट की अन्य रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी, ये भी जो है हर्षवर्धन के दरबार में थे, दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की रचनाएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों एकदम जुबान पे आपके रटा होना चाहिए कि हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बसाया, पहले थानेश्वर थी। ठीक है, कन्नौज का उपनाम महोदय श्री, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ये जो धरती है बहुत उपजाऊ है कन्नौज की, और इत्र की नगरी है, और इसलिए यहाँ को महोदय श्री के नाम से जानते थे। बात करते हैं राजपूत वंश। वर्धन वंश के बाद आपको सिलेबस में लिखा है राजपूत वंश, और राजपूत वंश का जो टाइम पीरियड था वो 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था। ठीक है, इसमें जो है गुर्जर प्रतिहार वंश थे, और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, इस वंश में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका सबसे प्रतापी जो शासक हुआ करता था उसका नाम था सम्राट मिहिर भोज प्रथम। ठीक है, इसी को आदि वराह की उपाधि भी मिली थी, सम्राट मिहिर भोज प्रथम। तो ये जो है आदि वराह की उपाधि धारण किया था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश का शासक था। लेकिन जो है 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने, एक मुस्लिम शासक था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसने? बख्तियार खिलजी ने। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध देखते हैं हम लोग। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, लेकिन उसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। हार गया था, मोहम्मद गोरी हारा और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था लगातार, इसमें पृथ्वीराज की पराजय हो गई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हो गई थी। यहीं से मोहम्मद गोरी जो है भारत में आता है और फिर अपने खजानों को भरता है। चंदावर का युद्ध होता है, और अंतिम चंदावर 1192 में होता है। इसके बाद जो है गोरी और जयचंद के बीच होता है। ये मुझे लगता है 1194 होगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चंदावर का युद्ध जो है 1194 आई थिंक होना चाहिए। तो इसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। इसमें जो है जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है। धोखेबाज गद्दार वही जयचंद। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी जो है रचनाएं हैं। जैसे सर्ववर्मा ने कातंत्र लिखा है। भारवी, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किरात अर्जुनीयम भारवी की रचनाएं बहुत पूछी जाती है। और राजशेखर जो है एक कवि थे, इनकी जो रचना है वो कर्पूर मंजरी है। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो। विशाखा दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम, और जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। सारंगदेव की हमीर रासो एक रचना है। विल्हड़ की विक्रमांक देवचरित, विल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। और राज तरंगड़ी एक रचना है, कल्हड़ ने उसको लिखा है, जिसमें कश्मीर का महत्वपूर्ण वर्णन है। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। और इस प्रकार से आपका जो है पूरा हमने जो है आपको प्राचीन इतिहास का जितना भी आपके टॉपिक में दिया है, आपके सिलेबस में दिया है UP पेट के, उस प्रकार से आज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया प्राचीन इतिहास का। अब जो अभी आज देखिए, मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, कोल्ड फीवर है, लेकिन इतना मोटिवेशन आप लोगों ने दे दिया है कि मैं आपको पूरा जो है क्लासेस कंप्लीट कराऊंगा। जो मैंने वादा किया है आपको 70 नंबर का मैराथन आपको कराऊंगा। तो जो आपकी इसके बाद वाली जो अभी आज ही तीनों आ जाएगी क्लास, तो मेडिवल हिस्ट्री आएगी, मध्यकालीन इतिहास में आएगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल और फिर मराठा। ये सब जो है हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे। फिर आगे चलकर हम लोग देखेंगे आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इससे पहले ब्रिटिश का अभ्युदय आपके सिलेबस में है। तो ये भी जो है पूरा हिस्ट्री 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको 5 नंबर की क्लासेस करा चुका हूँ, वहाँ से जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
साइंस का करा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स का करा चुका हूँ, पॉलिटी का करा चुका हूँ 5 नंबर, ठीक है, ज्योग्राफी का करा चुका हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपकी कल या परसों आ जाएगी। साइंस करा चुका हूँ, मतलब पूरे जो भी हिंदी करा चुका हूँ, गद्यांश करा चुका हूँ। सारे मैराथन की क्लास जो आपकी आ चुकी है, ये 11वीं क्लास मैराथन की है, 12वीं आपका मेडुअल होगा, 13वीं आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा, 14वीं क्लास आपका इंडियन ज्योग्राफी और 15वीं क्लास करंट अफेयर्स का होगा। संपूर्ण एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है 1 साल का, वो मैं आपकी मैराथन क्लास लूँगा। तो आपका जो 10 तारीख है उससे पहले पहले आज आपको 6 तारीख है, 2 या 3 दिन में आपकी सारी जो 70 नंबर की क्लासेज है वो आपकी आ जाएगी। आपकी सिर्फ बच जाएगी, क्या बचेगी, सिर्फ 25 नंबर का मैथ, 20 ग्राफ, 5 आपका मैथ और 5 नंबर का रीजनिंग। वो आप स्वयं से कर लीजिए या किसी भी अच्छे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था मैं आपको 70 नंबर जीएस के सारे पोर्शन और हिंदी के सारे पोर्शन कराऊंगा, तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आप लोग अपना वादा पूरा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। जब पेपर आपका होगा ना, तब आपको पता चलेगा ये कंटेंट मेरे कैसे थे, तब आपको याद आएगा द फायर स्टडी चैनल का कि सर ने सही कहा था, उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ लिया होता तो मेरे भी 80 नंबर आ जाते। तो गारंटी कर सकता हूं मैं कि आप लोग पेपर दीजिएगा और एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा तब मेरे पास फ़ोन या मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो इस प्रकार से आपका जो ये सेशन है प्राचीन भारतीय इतिहास का खत्म होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल द फायर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर आप और भी वीडियो को देखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।